Hello all, and this is the last idea in the chapter of capacitors that we are going to discuss. खुश हो? अरे भाई इसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत मज़ेदार टॉपिक्स हैं. चैप्टर कैपेसिटर का ही कंप्लीट होगा. दिस इज़ द लास्ट आइडिया दैट आई एम डिस्कसिंग एंड इट्स ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया. बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया. देखो कहानी क्या मैं समझाता. कहानी ऐसा है कि हमारे पास दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं और हमने एक डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली इंसर्ट करके रखा है. क्या किया हमने? पार्शियली इंसर्ट करके रखा है. पूरा इंसर्टेड नहीं है, डाइलेक्ट्रिक का कुछ पोर्शन इंसर्टेड है. तो होगा क्या, इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज है, इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइलेक्ट्रिक में चार्जेस इंड्यूस होना चालू होगा. यहाँ पर माइनस क्यू है तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा प्लस क्यू आई, और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पर माइनस क्यू आई चार्ज क्या हो जाएगा? इंड्यूस हो जाएगा. इज दैट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन. सेकेंडली तुमको यही याद करना पड़ेगा कि मैंने तुमको एक कंसेप्ट सिखाया था फ्रिंजिंग इफेक्ट बोल के. और फ्रिंजिंग इफेक्ट का बेसिक आइडिया ये है कि ये जो तुमको दो ब्लैक कलर के मेटल प्लेट्स दिख रहे हैं विच आर बेसिकली द पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, एजेस में व्हेन आई टॉक अबाउट द एजेस में जो इसका फी लाइंस होता है उसका फी लाइंस यूनिफॉर्म नहीं होता बिकॉज ऑफ फ्रिंजिंग इफेक्ट. वो थोड़ा कर्व्ड हो जाता है. क्या होता है? थोड़ा फी लाइंस कर्व्ड होता है. नॉर्मली हम क्या करते हैं? नॉर्मली हम यही मानते हैं ना, देयर आर टू पैरेलल प्लेट्स और दोनों के बीच का फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म. दे आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड. लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता. जब हम कैपेसिटर्स के एजेस को लेकर बात करते हैं, एजेस में फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता, वो थोड़ा कर्व्ड होता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट, कर्व्स एंड एंड्स ऑन द नेगेटिव प्लेट. राइट? इसको हम फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं. अगर तुमको याद है, मैंने इसको अच्छे से समझाया था. इसको हम क्या कहते हैं? फ्रिंजिंग इफेक्ट. इज दैट क्लियर? और इस फ्रिंजिंग इफेक्ट का बहुत गहरा इन्फ्लुएंस होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे. मैं समझाता हूँ कैसे. ध्यान से देखो, अगर फील्ड लाइंस ऐसा है, इफ द फील्ड लाइंस इज दिस वे, लेट अस सी दिस रीजन. इस रीजन को ध्यान से देखो. अगर फील्ड लाइन ऐसा है तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, यहाँ पर इस तरफ तो नहीं होगा, मेटल प्लेट के अंदर जितना जगह है, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा उस पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगेगा. देखो मैंने फोर्स इस तरीके से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे बना के रखा है. सिमिलरली यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज ऑफ दिस इंक्लाइंड फील्ड लाइंस, उसके ऊपर भी इस तरफ एक फील्ड लगेगा. बिकॉज ये भूलो मत कि ये यहाँ पर इस पूरे प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है. राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस फील्ड लाइन जो कि थोड़ा सा बेंड हुआ है, इसके कारण इस पर्टिकुलर माइनस क्यू आई चार्ज पे जो इंड्यूस चार्ज आएगा, उन चार्जेस पे एक फोर्स लगेगा थोड़ा इस डायरेक्शन पे. इज दैट क्लियर? दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर तुम ध्यान से देखोगे सिचुएशन को, इन दोनों फोर्सेस का तुमको एक रिजल्टेंट मिलेगा एंड इट विल बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन. इन दोनों फोर्सेस के कारण तुमको एक रिजल्टेंट मिलेगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. और ये फोर्स का डायरेक्शन हमको ये बता रहा है कि ये कैपेसिटर प्लेट क्या कर रहा है. ये कैपेसिटर प्लेट का जो ये फ्रिंजिंग फील्ड्स है, ये फ्रिंजिंग फील्ड्स क्या कर रहा है? इस डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर खींच रहा है. Is that clear? That means when the dielectric is partially inserted between the plates of a capacitor, the dielectric gets pulled inside the capacitor. And the reason for this is the fringing effect. Is that clear? तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि इस F का वैल्यू कितना होगा, कितने फोर्स से एक डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर खींचा जाता है. इज दैट क्लियर? समझ में आया? पक्का? ओके. यहाँ पर मैंने कुछ डायमेंशंस लिख के रखा है. जैसे कि मैंने ये माना है कि जो कैपेसिटर प्लेट्स इट इज कम्प्लीटली फिल्ड. ठीक है ना? मतलब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हमने d मान के रखा है. कैपेसिटर प्लेट का जो लेंथ है उसको हमने पूरा l मान के रखा है. हमने ये माना है कि ब्लू कलर का जो डाइलेक्ट्रिक है, मतलब कैपेसिटर प्लेट के x लेंथ तक डाइलेक्ट्रिक अंदर आ चुका है, एंड बाकी l माइनस x लेंथ डज नॉट हैव एनी डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड इनसाइड. एंड आई हैव टेकन ये जो प्लेट है पैरेलल प्लेट से, इसका जो विथ है, विथ समझ में आता ना, इस डायरेक्शन, ये जो विथ है इसका लेंथ हमने क्या मान के रखा है? इसका लेंथ हमने b मान के रखा है. इज दैट क्लियर? बैटरी का वोल्टेज v है और चार्जेस प्लस q माइनस q है. इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्लस q आई एंड माइनस q आई. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. बहुत मज़ा आएगा सुन के. मैं तुम लोगों से ये कह रहा हूँ कि तुम इस पर्टिकुलर डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करो. ठीक है? और अभी एक ये बात बताओ कि क्या ये कहना सही है कि नाउ आई कैन इमेजिन दैट दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर इज एक्चुअली फॉर्म्ड ऑफ टू डिफरेंट कैपेसिटर्स. One portion of the capacitor is without dielectric
एंड द अदर पोर्शन ऑफ द कैपेसिटर इज विद द डाइलेक्ट्रिक। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पूरे कैपेसिटर को मैं दो कैपेसिटर्स में तोड़ सकता हूँ, एक कैपेसिटर में जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, दूसरा कैपेसिटर जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है। इज दैट क्लियर? समझ में आया मैंने क्या कहा? जैसे कि मैंने इस पर्टिकुलर डायग्राम में इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया है। ये जो पूरा कैपेसिटर प्लेट है उसको हमने दो टुकड़ों में बांटा है। ये वाला कैपेसिटर है, इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ दैट कैपेसिटर जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, उसके कैपेसिटेंस को हमने C2 लिख के रखा है। एंड दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कैपेसिटर जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो चुका है और उसका कैपेसिटेंस कितना है? C1। ओके, नाउ यू विल हैव ए क्वेश्चन, सर ये तो समझ में आया कि आपने इस कैपेसिटर को दो कैपेसिटर्स में तोड़ के बनाया, बट आपने दोनों को पैरेलल में क्यों रखा? राइट, बोथ द कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। इन दोनों कैपेसिटर्स का टर्मिनल्स जॉइंट है, इन दोनों प्लेट्स का भी टर्मिनल्स क्या है? जॉइंट है। दैट मीन्स दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम। देखो, इसका आइडिया तुमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बात बताओ, ये जो तुमको एक प्लेट दिख रहा है, ये जो तुमको दूसरा प्लेट दिख रहा है, ये दो प्लेट्स, बोथ दिस प्लेट्स आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द सेम प्लेट। यही तो प्लेट है जिसका एक पोर्शन हमने C2 में बनाया और जिसका रिमेनिंग पोर्शन हमने C1 वाले कैपेसिटर में बनाया। तो ये जो तुमको दो अलग अलग प्लेट दिख रहा है, एक्चुअली में वो तो एक ही प्लेट है। एंड इस पूरे प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। दैट इज द रीजन हमने दोनों अपर प्लेट्स को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली ये जो दो प्लेट्स तुमको दिख रहा है जो कि अलग अलग है, एक्चुअली दोनों अलग अलग नहीं है। एक्चुअल डायग्राम देखोगे तो ये तो एक ही प्लेट है। तो एक ही प्लेट है तो दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। इसलिए हमने दोनों प्लेट्स को कनेक्ट करके रखा। दैट इज द रीजन ये जो दोनों कैपेसिटर्स तुमको दिख रहा है, बोथ द कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। ठीक है, अभी हम एक बार दोनों का कैपेसिटेंस का वैल्यू लिख देते हैं, C1 C2 का वैल्यू लिख देते हैं। अच्छा एक मिनट, ये नंबरिंग थोड़ा चेंज कर देता हूँ बिकॉज मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स करके लिखा है। लेट अस से दिस इज C2, दिस इज C1। C1 मतलब पहला कैपेसिटर विदाउट द डाइलेक्ट्रिक, उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा? A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D। देखो एरिया क्या है, ध्यान से देखो, इस वाले प्लेट का लेंथ ध्यान से देखना कितना लेके रखा है मैंने, L-x। इस वाले प्लेट का लेंथ L-x है और इस प्लेट का विथ मतलब इस तरफ का लेंथ वो क्या है? B। तो एरिया का वैल्यू कितना होगा? L-x इंटू B। सो L-x इंटू B, A इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये हो गया C1 का वैल्यू। C2 का वैल्यू कितना होगा? ध्यान से देखना, ये जो प्लेट का लेंथ है ये कितना है? दिस इज x। ये प्लेट का लेंथ x है और इसका विथ अगर b है तो एरिया कितना होगा? x इंटू बी, a इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। बट k को भूल तो नहीं सकते यार, मैंने सिखाया था कि अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड होता है तो कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हमने k भी लिख कर रखा। अभी इस पूरे अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? C1 प्लस C2 पैरेलल में है, तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखो, b एप्सिलॉन नॉट बाई डी, b एप्सिलॉन नॉट बाई डी, दिस इज कॉमन, तो मैं b इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी को कॉमन ले लेता हूँ और अंदर देखते क्या बचेगा। अंदर बचेगा यहाँ पर L-x प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? kx। सही है ना, b इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी, L-x और इस तरफ बचा kx। ठीक है ना, अभी अगर मैं यहाँ से थोड़ा इसको और सजा के लिखता हूँ, दिस इज b एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर मैं यहाँ से L लिख दिया और x को कॉमन ले दिया तो क्या हो जाएगा? दिस इज k-1। सो दिस is the equivalent capacitance of this complete arrangement. Is that clear? This is the equivalent capacitance of this complete arrangement. Now हम एनर्जी निकालते हैं सिस्टम का। सर एनर्जी क्यों निकालना है? जस्ट हैव सम पेशेंस, मैं अच्छे से समझाऊंगा कि एनर्जी से हम कितना आसानी से फोर्स निकाल सकते हैं। एक बार हम इसका एनर्जी लिखते हैं, तो इसके लिए भी मुझे दो कंडीशंस लेना पड़ेगा, मैं बताऊँ। से बैटरी इज कनेक्टेड, मैंने क्या माना? मैंने माना कि ये बैटरी कनेक्टेड है। देखो अगर बैटरी कनेक्टेड है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा। इज दैट क्लियर? सो इन दिस केस अभी अगर मैं एनर्जी लिखना चाहूँ तो एनर्जी का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हाफ C मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंटू वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे बिकॉज V चेंज नहीं होगा, बिकॉज बैटरी इज कनेक्टेड। बैटरी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कैपेसिटेंस के अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इज दैट क्लियर? हाफ CV स्क्वायर। ओके, लिखते हैं हाफ CV स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? हाफ C की जगह हम ये लिख सकते हैं, लेट अस से दिस इज b एप्सिलॉन नॉट बाई d और यहाँ पर आएगा L प्लस x k-1 ब्रैकेट इंटू वी स्क्वायर।
ठीक है ना, ये हो गया हमारा एनर्जी का एक्सप्रेशन में। थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूँ, और एक चीज़ भी दिखाना पड़ेगा। सो दिस इज द एनर्जी वाला एक्सप्रेशन। इज दैट क्लियर? अभी अपने दिमाग में जोर दो। ये जो है दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। सो हाउ कम कैन आई कनेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी विथ फोर्स? मैंने अच्छे से समझाया था कि हाउ ए कंजर्वेटिव फोर्स इज कनेक्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। डू यू रिमेंबर दैट? अगर याद नहीं है तभी याद आ जाएगा। वी नो दैट F इज इक्वल टू वट माइनस du/dx। याद है ना? इसी का तो छोटा भाई था। छोटा भाई क्या था? E इक्वल टू माइनस dv/dx। ये तो हमने बहुत जगह यूज़ किया है। इसी का बड़ा भाई है F इक्वल टू वट माइनस dv/dx। दैट मीन्स अगर मुझे किसी डायरेक्शन का कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है, वी शिल डिफरेंशिएट द पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वट x। इसका बड़ा भाई E के जगह F और V के जगह क्या? U। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स अगर मेरे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन है, उसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, और एक माइनस साइन पुट कर दूंगा, दैट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। ठीक है, अभी चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, माइनस ddx माइनस हमने पुट कर दिया, बाहर कौन आ जाएगा? दिस इज b एप्सिलॉन नॉट, कम ऑन, दिस इज 2d और एक v²। ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। और अगर मैं डिफ्रेंशिएट करने अंदर घुसूंगा, l का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। k-1 कांस्टेंट, इसको हम ऐसे ही रख देंगे, और x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 1। तो फाइनली ये जो एक्सप्रेशन आया ये कैसा आता है? लेट्स सी। इन दिस केस दिस इज माइनस b एप्सिलॉन नॉट v²/2d into k-1। So this is the expression for force on the dielectric। दिख रहा है ये? This is basically the expression for force on the dielectric। Okay, and अगर तुम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तब तुमको ये पता चलेगा भाई साहब ये फोर्स का एक्सप्रेशन तो कांस्टेंट है। इस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है? बेसिकली कांस्टेंट। और ये नेगेटिव साइन ये इंप्लाई कर रहा है दैट द फोर्स इज व्हाट? अट्रैक्टिव इन नेचर। इज दैट क्लियर? तो एक बात बताओ, अगर इस डाइलेक्ट्रिक को ये कैपेसिटर प्लेट अपने अंदर खींच रहा है, तो अगर मुझे इसको यहाँ पर रखना है तो मुझे पकड़ना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अभी अगर मैं रिलीज कर दूँ, व्हाट विल हैपन? इफ आई रिलीज इट, ध्यान से सुनना, दिस डाइलेक्ट्रिक विल बी पुल्ड इनसाइड, एंड कब तक इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता रहेगा? जब तक ये डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा इन दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर आ ना जाए, तब तक फोर्स लगते रहेगा। बिकॉज एक बार ये डाइलेक्ट्रिक पूरा अंदर आ जाएगा, ऑल द वर्टिकल फोर्सेस अपवर्ड एंड ऑल द डाउनवर्ड फोर्सेस, सबका डायरेक्शन ऐसा होगा और सबका अपवर्ड फोर्सेस का डायरेक्शन ऐसा होगा, एंड दे विल कैंसिल आउट, एंड इस पे नेट फोर्स तब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट मीन्स व्हेन द डाइलेक्ट्रिक gets completely inserted between the plates, it is that moment of time the force 0 हो जाता है। लेकिन उसके पहले तक this dielectric will be continuously pulled between the capacitor plates। इसका मतलब क्या है? जब वो घुसना चालू करेगा, it will gain speed, it will gain speed, it will gain speed, no doubt। जब वो दोनों प्लेट्स के अंदर कंप्लीटली घुस जाएगा, नो डाउट फोर्स 0 तो हो जाएगा, बट अब तक इसके पास एक वेलोसिटी तो आ चुका है, इसके पास एक इनर्शिया आ चुका है, तो ये पूरा डाइलेक्ट्रिक पूरा इंसर्ट होने के बाद भी यहाँ रुक नहीं पाएगा, बिकॉज इसके पास ऑलरेडी एक इनर्शिया आ चुका है। इज दैट क्लियर? और इनर्शिया के कारण वो बाहर निकलना चालू करेगा। लेकिन तुमको लगता है कैपेसिटर प्लेट्स इस डाइलेक्ट्रिक को बाहर जाने देगा? नहीं यार, कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक के बीच बहुत गहरा कनेक्शन है। जब ये डाइलेक्ट्रिक बाहर जाना चालू करेगा तब ये कैपेसिटर प्लेट फिर इसको उल्टा पुल करना चालू करेगा। इज दैट क्लियर? तो बाहर जाते जाते ये रुकेगा, रुक के फिर से रिटर्न आएगा, फिर से वो पुराना स्टोरी रिपीट होगा। ये रुकेगा नहीं, फिर से शूट अहेड करेगा, फिर पीछे जाएगा, फिर इधर जाएगा। दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डाइलेक्ट्रिक विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। मैंने SHM नहीं कहा, आई डिड नॉट से इट्स एन SHM। Every oscillation is not an SHM. It is not an SHM. It is just an oscillation because देखो force is a constant, और हम सबको पता है कि SHM होने के लिए force has to be proportional to what? -x। यहाँ पर force constant है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये क्या करेगा? ऑसिलेट करना चालू करेगा। Is that clear? This will start oscillating। और इसके ऊपर मैं एक अच्छा सा न्यूमेरिकल भी करूँगा जब मैं इसके बाद में एक कंसेप्ट बिल्डर वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेके, इस पर्टिकुलर आइडिया को लेके अच्छे से डिस्कस करूँगा, ऑसिलेशन वाले आइडिया को। ठीक है? सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, b एप्सिलॉन नॉट इंटू v² k-1 डिवाइडेड बाई 2d। आई होप सो तुमको ये समझ में आया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते। मैंने कहा बैटरी कनेक्टेड,
सेकेंड केस में मैं कहूँगा बैटरी डिसकनेक्टेड। एंड देयर इज अ रीज़न फॉर दिस। देखो, लेट अस से मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट का मतलब क्या है? लेट अस से कि यहाँ पर एक स्विच है, स्विच को मैंने ऐसे खोल दिया। खोलने के साथ साथ मतलब कोई बैटरी से कोई चार्ज निकल के कैपेसिटर प्लेट्स के जा नहीं पाएगा। कैपेसिटर प्लेट इज़ ऑलरेडी चार्ज्ड। उसके बाद मैंने इसको हटा दिया, फिर डायरेक्टली को हमने इंसर्ट किया इन दिस केस, ठीक है, और हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट करके रखा। इन दिस केस अभी अगर हमको फोर्स निकालना है तो हम वो कैसे निकालेंगे? तब हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज वी पोटेंशियल डिफरेंस तो वी नहीं रहेगा। Is that clear? Because battery is no longer connected. But as because the battery is not connected, the charge on the capacitor plates will not change as the dielectric gets inside the plate. Because हमको पता है कि डायलेक्ट्रिक अगर कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर घुसेगा ना तो उसका कैपेसिटेंस क्या करता है? उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करता है। अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करेगा तो कैपेसिटर बैटरी को बोलेगा भाई साहब चार्ज भेजो, चार्ज भेजो, चार्ज भेजो। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बैटरी को हमने सर्किट से हटा दिया तो चार्ज आ नहीं सकता, तो पहले जितना चार्ज था वही कंटिन्यू करेगा, ठीक है ना। तो इस केस में अगर मैं एनर्जी का एक्सप्रेशन यूज़ करूँगा, आई शैल यूज़ द फॉर्मूला q²/2c बिकॉज q इन दिस केस विल रिमेन कांस्टेंट। इस पर्टिकुलर कहानी में बैटरी कनेक्टेड में v कांस्टेंट था, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया 12cv²। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में चार्ज कांस्टेंट है, इसलिए हमने इस फॉर्मूला को यूज़ किया q²/2c। Is that clear? और यार इस केस में as the dielectric gets inserted, the potential difference will keep on changing. Is that clear? Okay, if the battery is disconnected. तो हम इस फॉर्मूला से अपना काम आगे बढ़ाएंगे। q²/2c, सो q² तो कांस्टेंट है, c के जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते जो हमने पहले लिखा है, दिस इज b ε0, ऊपर एक d आ जाएगा, नीचे क्या होगा l प्लस, और यहाँ पर क्या होगा k-1 इंटू x। इज दैट क्लियर? आई होप सो दिखाई दे रहा है। इज दैट क्लियर? ओके। सो इन दिस केस अगर हमको फोर्स निकालना है, दिस इज -du/dx, इसको फटाफट डिफ्रेंशिएट करते हैं, -q² इंटू डी डिवाइडेड बाई 2b ε0, ठीक है ना। एंड इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज़ 1 नीचे क्या आएगा? दिस इज़ l प्लस k-1 इंटू एक्स द होल स्क्वायर। और इस चीज़ को अगर और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको 0 प्लस k-1 मिलेगा, ठीक है। आई होप सो तुमको ये डिफ्रेंशिएशन आता है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ऑफ द फॉर्म 1/x मान के हमने किया है। 1/x का कितना होता है? -1/x² माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/x² ले लिया। एक्चुअली ये तो x नहीं है, ठीक है ना, हमने इसको x माना, तो इस टर्म को हमको और एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं चेन रूल, याद है ना। इसको हमने और एक बार डिफ्रेंशिएट किया, l का डिफ्रेंशिएशन 0 आ गया, x का डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया, और k-1 बचा। तो फाइनली जो फोर्स का एक्सप्रेशन बचा वो है q² इंटू डी, ऊपर क्या आ गया? दैट इज k-1, एंड नीचे क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, दिस इज 2b ε0, और यहाँ पर क्या आएगा? दिस इज l प्लस k-1 इंटू एक्स द होल स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स if the battery is disconnected and then the dielectric starts getting inside the plate. ठीक है, so this is everything that I had to say. समझ में आया ना? पक्का इसको अच्छे से नोट करो, and then you can move on to the next video जो मैं अपलोड करूँगा, which is completely based on numericals on this concept, ठीक है। और ये जो हमने प्लेट्स के अंदर डायलेक्ट्रिक डाल के रखा है, इसके ऊपर भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कंसेप्ट बिल्डर की वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।